हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में सऊदी लेबर लॉ के दो आर्टिकल शेयर करूंगा, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 77। इन दोनों आर्टिकल में से आर्टिकल 77 बहुत ही परेशान करने वाला आर्टिकल है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे कि आर्टिकल 80, आर्टिकल 81 और भी बहुत सारे हैं जो इस आर्टिकल से लिंक है। ये जितने भी सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल है, ये सारे लोगों को जानना जरूरी है जो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं जानेंगे तो आगे का डिसीजंस, अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर करना है, तो उन सारे चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकता है और आपको मिसगाइड किया जा सकता है। ओके, ये तो जो आर्टिकल मैं आपको बताने वाला हूँ, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 77, ये दोनों टर्मिनेशन से रिलेटेड है। पहले बात करते हैं आर्टिकल 74 के बारे में। आर्टिकल 74 को अगर सिंपल भाषा में बोले तो ये सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल है जिसमें ये बताता है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जाता है, दोनों पार्टी के अप्रूवल के बाद, दोनों पार्टी के रजामंदी के बाद, तब कॉन्ट्रैक्ट जो टर्मिनेट होता है उसे कहते हैं, उसको डिफाइन किया गया आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि इस जब कंडीशन ऐसा कंडीशन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है। पहला पॉइंट ये बताया गया है कि जब वर्कर रिटन फॉर्म में एक कोई रिजिग्नेशन देगा और उसे कंपनी एक्सेप्ट कर लेगा, दोनों पार्टी अगर एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूं, तो वो आर्टिकल 74 में माना जाएगा। और उस रिजिग्नेशन में कोई वैलिड रीजन अगर लिखा जाएगा तब उसे आर्टिकल 74 के तहत कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया माना जाएगा। दूसरा जो पॉइंट इसमें यह है कि आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जितने भी साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है और आप रिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। उसको डिफाइन किया गया आर्टिकल 74 में। तीसरा जो पॉइंट इसमें ये बताया है कि जब कोई रिटायरमेंट एज में पहुंच जाता है, सऊदी अरेबिया में रिटायरमेंट एज मेल के लिए शायद 60 है, फीमेल के लिए 55 है। अगर कोई रिटायरमेंट एज में पहुंच जाता है और अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहता है तो वो कर सकता है 74 के तहत। अगर कंपनी चाहे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी कर सकता है रिटायरमेंट एज के बाद। तो ये एक तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि कोई भी फोर्स मेज्योर रहता है, ऐसा कोई नेचुरल एक्टिविटी जो ना तो हमारे कंट्रोल में है ना तो कंपनी के कंट्रोल में है, अगर उस कंडीशन को माने, फोर्स मेज्योर को माने, तो कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है आर्टिकल 74 के बेस में, और वर्कर भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है आर्टिकल 74 के बेस में। अभी हाल फिलहाल में जो कोविड-19 हुआ था उसे भी एक फोर्स मेज्योर माना जा सकता है, ना तो वो कंपनी के कंट्रोल में था ना आपके कंट्रोल में था। अगर आप चाहते तो अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते थे आर्टिकल 74 के बेस से, कंपनी भी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता था। ऐसे बहुत सारे फोर्स मेज्योर के एग्जाम्पल है, जैसे कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक हो गया, बहुत सारे जो नेचुरल एक्टिविटीज है जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड, जो हमारे और कंपनी या फिर किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर ऐसा कोई एक्टिविटी होता है तो उसके बेस पे भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। ये कुछ वैलिड रीजंस है जिसके वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं आर्टिकल 74 के बेस में। और आर्टिकल 74 के बेस में जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है तो उस केस में एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट पूरा मिलता है कंपनी वर्कर को, कोई डिडक्शन उसमें नहीं किया जाता है, एक नॉर्मल टर्मिनेशन इसे माना जाता है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर या फिर रेजिग्नेशन में, कंपनी के टर्मिनेशन में ये लिखा हुआ है कि मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल 74 के तहत टर्मिनेट कर रहा हूँ, तो आप सोचिए कि एक नॉर्मल टर्मिनेशन है। वही अगर ये लिखा होगा कि मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल 80 के बेस में टर्मिनेट कर रहा हूँ, तो आप समझिए कि आपने कुछ वायलेशन करा है, कुछ गलती करा है। उस केस में आपको ना तो एंड ऑफ सर्विस मिलेगा, ना कोई नोटिस पीरियड दिया जाएगा, तुरंत आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 80 क्या होता है, क्या क्या पॉइंट्स है इसमें, इसका वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर करा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो ये आर्टिकल 74 है। इन शॉर्ट ये मान लीजिए, जब दोनों पार्टी एग्री होता है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए, कोई वैलिड रीजन के तहत अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जाता है तो उसे आर्टिकल 74 में डिफाइन किया गया। ओके, अब बात करते हैं दूसरे आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 77। ये आर्टिकल बहुत ही परेशान करने वाला आर्टिकल है। जब भी कोई वर्कर अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है, बीच में अगर टर्मिनेट करता है, आर्टिकल 74 में तो पूरा कंप्लीट करने के बाद टर्मिनेट कर रहे हैं। आर्टिकल 74 में ये डिफाइन किया गया है कि जब कोई वर्कर अगर रिजाइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं करता है, बीच में अगर टर्मिनेट करना चाहता है, तो उसमें कंपनसेशन का बात किया गया है कि जो पार्टी, जैसे मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूं तो कंपनी नुकसान में रहेगा, तो जो पार्टी नुकसान में है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। ओके, अगर कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा है विदाउट वैलिड रीजन, तो मैं नुकसान में हूं तो मुझे कंपनी कंपनसेट करना पड़ेगा। फिर से बताता हूं, अगर मान लीजिए आर्टिकल 77 में दो क्लोज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 77 का क्लोज 2 और क्लोज 3, जो कि एक फाइनाइट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है कि अगर वर्कर, मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच में अगर छोड़ रहा हूं तो मुझे कंपनी को कंपनसेट करना पड़ेगा रिमेनिंग ड्यूरेशन, जितना ड्यूरेशन बचा हुआ है मेरे कॉन्ट्रैक्ट का उतना सैलरी। मान लीजिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में एंड हो रहा है, लेकिन मैं अभी ही कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहा हूं। आज हो गया सितंबर का 3rd, 4th या 5th है आज। तो आज अगर मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूं तो सितंबर का पूरा महीना हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का सैलरी उनको देना पड़ेगा। इसी तरह से आप अपना जो भी ड्यूरेशन है वो काउंट कर सकते हैं। ये तो था वर्कर अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा। अब जब कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा बीच में, तो मैं नुकसान में रहूंगा, वर्कर नुकसान में रहेगा, तो उस केस में कंपनी को वर्कर को कंपनसेट करना पड़ेगा और उन्हें कम से कम 2 सैलरी देना है। कंपनी वालों के लिए ये नियम है कि 2 सैलरी वर्कर को देना है कम से कम। ओके, वही जब अगर वर्कर टर्मिनेट करेगा तो बाकी जितने बचे हुए ड्यूरेशन है उसके लिए उसका सैलरी देना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल में। ये सऊदी लेबर लॉ का कोई एक 1 पेज आर्टिकल अपडेटेड वाला नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का एक PDF डॉक्यूमेंट है जहाँ पे ये सारी बातें लिखा हुआ है। अब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो आपको कंपनी को कंपनसेट करना पड़ेगा, जितने भी लॉसेस उनको हुए हैं, जितने भी कॉस्ट उनको लगा है आपको मोबिलाइज करने में, आपको आपके कंट्री से यहाँ लाने में, बाकी के जितने भी उनका पैसा लगा हुआ है वो सारे आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। ये भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में मैंने पढ़ा है, लेकिन उसमें क्लियरली नहीं लिखा होता है कि ये इंश्योरेंस का देना पड़ेगा, इकामा का देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। एक कॉमन लिखा हुआ रहता है कि कंपनी को आपको सारे लॉसेस भरपाई करने पड़ेंगे। तो ये आर्टिकल 77 जो है, ये आप लोग ध्यान से एक बार सोचिएगा जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने वाले हैं बीच में। ओके, कई कंपनी वाले बहुत जनरस होते हैं, वो आर्टिकल 77 को अप्लाई नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ठीक है चलो जो भी आपका नोटिस पीरियड है वो सर्व करो, बाकी आपका जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट है उससे 33% काट लिया जाता है अगर आपका 2 साल से ज़्यादा का अगर कॉन्ट्रैक्ट है ना। अगर आप 2 साल से कम में करते हैं तो 66 काट लिया जाता है, वो सारा डिडक्शन आपका होता है। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स के बारे में भी एक वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो ये 2 आर्टिकल्स थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल 77 एक नेगेटिव आर्टिकल है, आर्टिकल 74 एक पॉजिटिव आर्टिकल है। ये दोनों आर्टिकल सऊदी लेबर लॉ के टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, और टर्मिनेशन से रिलेटेड और 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 88 आर्टिकल 80 एंड आर्टिकल 81। ये 2 भी देख लीजिए। जब भी मैं सऊदी लेबर लॉ का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन, फुर्सत लेके पूरा कंप्लीट देखिएगा। जब आप पूरा देखेंगे तब आपके दिमाग में अगर कोई कंसर्न होगा, क्वेश्चन होगा, तो उसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते, पता नहीं किस हड़बड़ी में रहते हैं, शुरुआत के 5, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड देखे हैं, इसके बाद वही सवाल पूछते हैं जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, और फिर जब जवाब नहीं देता हूँ तो फिर नाराज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ये आपके बेनिफिट्स के लिए ही है, या फिर हम सब लोगों के लिए बेनिफिट्स के लिए है कि सबको सऊदी लेबर लॉ के बारे में पता होना चाहिए।
अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स या फिर किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है तो जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और जिन लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है, थैंक यू वेरी मच। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिला होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपका ओपिनियन जो भी है इस वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस जो भी मैं आपके साथ शेयर करूं वो आप तक पहुंचते रहिए। आप लोग बिना सब्सक्राइब करके भाग जाते हैं, लेकिन अब जिन लोगों ने अब तक देखा है वीडियो को लास्ट तक उन्होंने तो सब्सक्राइब किया ही होगा। बाकी लोग जो बीच में भागने वाले हैं उन्होंने नहीं किया होगा। एनीवे, ये आपका ओपिनियन है, ये आपका विश है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल को लेके या फिर कोई नए कॉन्सेप्ट को लेके। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।